पिछली दो वीडियो में आपने दोहरी कलाबद्ध कोशिकाओं को पढ़ा था। वो दोहरी कलाबद्ध जो कोशिकाओं थे, एक आपके लवक जिसे आपने प्लास्टिड कहा था, प्लास्टिड, और दूसरा जो था वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो कोशिकाएं थे जो आपकी दोहरी कलाबद्ध कोशिकाओं। आपकी दोहरी कलाबद्ध जो कोशिकाएं होते हैं वो आपके सिर्फ दो ही होते हैं। पहला है आपका लवक और दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये तो दोहरी कलाबद्ध कोशिकाएं थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं दो वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो आप पढ़ोगे वो आप एकल कलाबद्ध कोशिकाओं। तो आज की इस वीडियो में आप एकल कलाबद्ध कोशिकाओं, एकल कलाबद्ध जो कोशिकाएं होते हैं वो आपके अंतर्द्रव्यी जालिका जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, ये सभी आपके एकल कलाबद्ध कोशिकाएं होते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे आप अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका जिसे बोल दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका कहिए या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है ER। ई से होता है एंडोप्लाज्मिक और आर से होता है रेटिकुलम। अब बात आती है कि ये कोशिका में कहां पर पाया जाता है, यह कहां व्यवस्थित होता है। तो देखिए, मान लीजिए सपोज करिए ये आपकी कोई भी कोशिका है। कोशिका के अंदर आपका केंद्रक पाया जा रहा है। तो केंद्रक कला और आपकी कोशिका भित्ति के मध्य में ये जालिका या तंतुनुमा या नलिका का जो संरचना होती है वो एक जाल का निर्माण करती है। वो आपका कहलाया जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो हो गया। सर डायग्राम्स का बाद बनाया जाएगा, पहले इसके थोड़े फीचर्स पढ़िए कि आपकी इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए, इसकी जो खोज की गई थी वो आपकी NCERT बुक में तो आपकी KR पोर्टर के द्वारा की गई थी, लेकिन आपके RBC बुक में आपका कीथ पोर्टर के द्वारा की गई थी इसकी खोज। यहाँ पे लिख दीजिए ER। ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका। ER की खोज, यहाँ दोनों ही नाम लिख दूंगा। RK पोर्टर हिंदी में लिख लीजिए, RK पोर्टर। और RBC की बुकों में जो दिया है यहाँ पर के होता है कीथ पोर्टर, तो इसे लिख दीजिए कीथ पोर्टर के द्वारा 1945 में इसकी खोज की गई थी। ये कहाँ पाया जाता है? आपके केंद्रक कला और आपके कोशिका भित्ति के मध्य। केंद्रक कला व कोशिका भित्ति के मध्य तंतुमय नलिकाकार
नलिकाकार एक जालनुमा रचना होती है। यहाँ पे आपने सेकंड पॉइंट लिखा कि आपका ER एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जो जालिका पाया जाता है वो केंद्र कला व कोशिका भित्ति के मध्य तंतुमय नलिकाकार एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती है। अब कोशिका में जैसे मान लीजिए ये तंतु में या किसी प्रकार से पाया जा रहा है, तो इसका जो जाल जो बनता है, यानी ये जिस जाल का जो निर्माण होता है वो प्रत्येक कोशिका को अपनी अपनी जगह व्यवस्थित करता है। इसे दूसरे शब्दों में कह दीजिए ये कोशिका का अस्थि पंजर या कोशिका का अंत्य कंकाल का निर्माण करता है। ER कोशिका का अस्थि पंजर ऑब्लिक कंकाल का निर्माण करता है। ER कोशिका का अस्थि पंजर या कंकाल का निर्माण करता है जिससे सभी कोशिकाओं अपनी अपनी जगह व्यवस्थित होते हैं। ये आपने कुछ पॉइंट लिखे। अब बात आती है कि जो अंतर्द्रव्यी जालिका है या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, इसका एक प्रारूपी डायग्राम या प्रारूपी चित्र बनाएं। ये प्रारूपी अंतर्द्रव्यी जालिका का एक डायग्राम है। देखिए एक अंतर्द्रव्यी जालिका का प्रारूपी डायग्राम है। ये आपका केंद्रक होता है, जैसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ये आपकी नलिकाकार संरचना होती है या कुंडलिकाकार संरचना होती है, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी ये जो पॉइंटनुमा जो संरचना होती है, ये अंतर्द्रव्यी जालिका पर आपके राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम यहां लिख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक प्रारूपी ये डायग्राम इस प्रकार से आपको बनता है। अब बात आती है यहाँ पे जो अंतर्द्रव्यी जालिका या सिस्टर्नी पे जो राइबोसोम लगे होते हैं, ये आपका RER, और ये जहाँ पर नहीं लगे होते हैं गोलाकार जो संरचना होती है, जिसे ट्यूबल्स या वेसिकल्स कहते हैं।
ये होती है आपकी SER। यहाँ पे इनको क्लियर कर दीजिए, बाद में आएंगे। SER और RER, देखो SER और आपके RER। S होता है स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और R होता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इनका मैंने फुल फॉर्म लिख दी है। SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, और RER होता है आपका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब इसमें जो डायग्राम बनाया है इसके थोड़े करेक्टर या इसको फीचर देखें। ये डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए। पहला जो फीचर लिया जा रहा है, इसमें आपके SER और आपके RER को क्लियर करिए। SER स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यहाँ पे लिख दीजिए चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका। ये आपकी वसा और आपके लिपिड का संश्लेषण करती है, वसा व लिपिड का संश्लेषण करती है। दूसरी है जो आपकी RER, और R होता रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या इसे बोलते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका क्यों है? क्योंकि इस पर आपके राइबोसोम जुड़ होते हैं, और जहां राइबोसोम जुड़ जाते हैं वहां पे आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी ये इसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। अब आपने ये तो कह दिया कि इससे अंतर्द्रव्यी जालिका से राइबोसोम जुड़े होते हैं, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि क्यों जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपकी प्रोटीन होती है राइबोफ्यूरिन नामक प्रोटीन, राइबोफ्यूरिन नामक प्रोटीन द्वारा राइबोसोम जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका से? आपकी राइबोफ्यूरिन नामक प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसमें जो कुंडलिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वो आपकी 3 प्रकार की पाई जाती हैं। तीन प्रकार की नलिकाएं। पहली जो है वो हो गया आपकी कुंडलिकाएं या सिस्टर्नी। कुंडलिकाएं, सिस्टर्नी, ये आपकी लंबी, पतली व अशाखित नलिकाएं होती हैं। लंबी, पतली व अशाखित नलिकाएं कैसी होती हैं? लंबी, पतली व अशाखित नलिकाएं होती हैं।
दूसरी जो नलिकाएं होती हैं वो आपकी गोल या अंडाकार होती हैं, जिन्हें पुटिकाएं या वेसिकल्स कहते हैं। नंबर सेकंड, पुटिकाएं वेसिकल्स, ये आपकी गोलाकार पिंडकीय रचनाएं होती है, जैसे पुटिकाएं या वेसिकल्स कहते हैं। तीसरी जो है आपकी वो नलिकाएं या जिन्हें ट्यूबल्स कहते हैं। नलिकाएं ट्यूबल्स, ये आपकी यहाँ पे छोटी, पतली व शाखित होती हैं। छोटी, पतली व शाखित होती हैं। तीनों हो गई आपकी। कुंडलिकाएं कैसी होती है? लंबी, पतली व अशाखित। पुटिकाएं वेसिकल्स कैसे होते हैं? गोलाकार पिंड की रचना होती है। नलिकाएं ट्यूबल्स कैसी होती है? छोटी, पतली व शाखित। यहाँ ये शाखित है, यहाँ पर आपकी अशाखित है। अब बात आती है कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के कोशिका में कार्य क्या है। यहाँ लिख लीजिए ER के कार्य। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के जो कार्य है, पहला जो इसका कार्य है, आप ये कह सकते हो कि कोशिका में अंतःकंकाल का निर्माण कर दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका में अंतःकंकाल का निर्माण कर दृढ़ता प्रदान करती है। या ये कह सकते हो कि अंतःकंकाल का निर्माण कर ये प्रत्येक कोशिका को अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रखती है। दूसरा है SER, यह आपकी वसा व लिपिड का संश्लेषण करती है। वसा व लिपिड का संश्लेषण करती है। तीसरा जो कार्य बनेगा इसका वो RER का, यह आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। SER किसका कार्य करेगी? वसा व लिपिड का संश्लेषण करेगी। और रब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो आपके प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला है नंबर 4, ये केंद्रक व कोशिका के मध्य पथ या आवागमन का कार्य करती है। यानी जितने भी कोशिका होते हैं उनके बीच में पदार्थों का, या आप कह सकते हो कि अन्य जो सहायक जो सामग्री होती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्लाज्मोडेस्माटा के लिए, उसमें आवागमन का कार्य करेगी। तीसरा है नंबर 5 पर आपका जैविक क्रियाओं के लिए स्थान प्रदान करती है। और जैविक क्रिया कौन सी है?
आपके लिपिड का संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण है, तो ये आपकी जैविक क्रिया है, तो ये स्थान प्रदान करेगी। अगला है आपका प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में सहायक। प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में सहायक। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, देखिए जब दो कोशिकाएं होती हैं तो इन कोशिकाओं के मध्य में एक मार्ग बनता है जिससे इसके कोशिका द्रव्य इस कोशिका पहुंचता है, यानी सूक्ष्म पथ या मार्ग प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। ये आपकी पादप कोशिका में होता है। तो ये तो हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगली जो वीडियो आ गई आपकी वो एकल कलाबद्ध कोशिकाओं, वो आपका गोल्गी का है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है।